हीरो ओवर एम्बिशियस चाइल्ड जिसने सब कुछ अचीव कर लिया। कैसे अचीव किया, दैट इज समथिंग यू आर गोइंग टू फिगर आउट इन द चैप्टर। तो इसको आप चेन टर्मिनेटिंग ग्रुप भी बोलते हो, तो अल्कीन्स को आप पैराफिन्स भी बोलते हो। पैराफिन्स का मतलब होता है लीस्ट रिएक्टिव। अब शर्मा जी की फैमिली है तो शर्मा जी की बेटी, शर्मा जी का बेटा, उनका भांजा भांजी, सबके कुछ एक फैमिली के करेक्टरिस्टिक्स तो मिलेंगे, राइट। न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन और कोलेस्ट्रॉल लेवल आपका जो है गुड कोलेस्ट्रॉल को मेंटेन करने में बहुत हेल्प करता है। हेलो बच्चा पार्टी, सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द चैप्टर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। अब इस चैप्टर में पढ़ने क्या वाले हैं, तो अगर मैं ओवरव्यू की बात करूं तो मुझे चैप्टर में एक बेसिक चीज़ समझ आती है कि हम बात करेंगे वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर, यू विल टॉक अबाउट अ स्टोरी ऑफ अ हीरो। तो कार्बन है हमारा हीरो यहाँ पे। हीरो ओवर एम्बिशियस चाइल्ड जिसने सब कुछ अचीव कर लिया। कैसे अचीव किया, दैट इज समथिंग यू आर गोइंग टू फिगर आउट इन द चैप्टर। वाई इट शोज दैट वर्सिटिलिटी, अच्छी पर्सनैलिटी, एक सोशल मिक्सिंग अच्छी, कंपाउंड फॉर्मेशन अच्छी, मिलियंस ऑफ कंपाउंड्स बना दिए। व्हेन यू विल टॉक अबाउट, when you will read the chemistry in higher classes, you will talk about this entire branch of organic chemistry based on this property of carbon. तो डिस्कस करते हैं, शुरू करते हैं चैप्टर। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत इजी चैप्टर है। अब फर्स्ट थिंग इज द यूबिक्विटी ऑफ कार्बन। यूबिक्विटी मीन्स द डिफरेंट यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ द कार्बन, द एग्जिस्टेंस ऑफ द कार्बन एवरीवेयर। अब कार्बन कैसे कैसे एग्जिस्ट कर रहा है। जब मैं एग्जिस्टेंस की बात कर रही हूँ तो अपने अराउंड देखो, एटमॉस्फेयर में अर्श से फर्श तक आपको कार्बन ही कार्बन दिखेगा। आपके एटमॉस्फेयर में कार्बन है, आपके अराउंड कार्बन है, ग्रेफाइट, पेंसिल्स, डायमंड, wood, everywhere. See the living things, non-living things, you'll be able to see the presence of the carbon in even in fossil fuels. तो वर्सेटाइल है। प्रेजेंस ऑफ नेचर की जब मैं बात कर रही हूँ तो दो फैक्ट्स आप याद रखोगे जो आपको इट्स गिवन इन एनसीईआरटी ऑल्सो, दैट 0.02% ऑफ कार्बन इज प्रेजेंट इन द अर्थ क्रस्ट एंड 0.03% इट इज प्रेजेंट एज कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर। परसेंटेज वाइज you'll have to remember it. Then carbon is present in the fuels also, various petroleum products, coal, charcoal का। जब देखो मैं स्टेट की बात कर रही हूँ तो एक कंबाइंड स्टेट की बात कर रही हूँ और एक मैं फ्री स्टेट की बात कर रही हूँ। कंबाइंड मतलब जो वो कम्बिनेशन में होगा, वो ऑक्साइड्स, कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स, वो कम्बिनेशन है। फ्री स्टेट की जब मैं बात कर रही हूँ तो दैट इज वेयर आई टॉक अबाउट द एलोट्रॉप्स। द एग्जिस्टेंस ऑफ कार्बन इज ग्रेफाइट, डायमंड, फल्ट्रीन्स, ठीक है, इवन कोल, चारकोल, दैट इज ऑल्सो इट्स फॉर्म। अब हमने डिस्कशन की थी लास्ट चैप्टर्स में, हम बात कर रहे थे बॉन्ड्स की, आयनिक और कोवेलेंट बॉन्ड। जब मैं आयनिक बॉन्ड की बात करती हूँ तो सिर्फ मैं ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रही हूँ। दैट इज जब भी मेटल और नॉन मेटल कंबाइन करेगा, जैसे NaCl, मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल, सोडियम क्लोराइड, टेबल सॉल्ट आपका। तो वहाँ पे आप क्या बात कर रहे हो कि वो आयनिक बॉन्ड बनाएगा, बिकॉज ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। सोडियम ने इलेक्ट्रॉन आपको लूज किया और क्लोरीन को इलेक्ट्रॉन दे दिया। बट जब मैं कोवेलेंट बॉन्ड्स की बात करती हूँ तो इन दैट केस आई एम टॉकिंग अबाउट द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और वो शेयरिंग कब पॉसिबल होगी, कार्बन के केस में। तो कार्बन के लिए अंडरस्टैंडिंग द कार्बन्स कोवेलेंट बॉन्ड स्टार्ट्स विद द शेयरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। कैसे, अब क्यों, रीजन इज इफ यू वांट टू टॉक अबाउट द कोवेलेंट बॉन्ड्स, बट व्हाई कोवेलेंट बॉन्ड्स। कार्बन क्यों नहीं इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर कर पा रहा है, बिकॉज कार्बन की अपनी मजबूरी है। देखो कार्बन का अगर आप स्ट्रक्चर देखोगे, आप एटॉमिक नंबर देखोगे, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखोगे तो 6 एटॉमिक नंबर है, हमें पता है ये। और उसकी कन्फिग्रेशन क्या हो जाएगी, अगर एटॉमिक नंबर 6 है तो 2 and 4, 2 इलेक्ट्रॉन्स फर्स्ट शेल में होंगे, 4 इलेक्ट्रॉन्स नेक्स्ट शेल में होंगे, K&L, ठीक है। अब देखो 4 इलेक्ट्रॉन्स है, अगर आपको ऑक्टेट कंप्लीट करना है, आप केमिस्ट्री, पूरी केमिस्ट्री जब आप डिस्कस कर रहे हो तो यू आर टॉकिंग अबाउट द स्टेबिलिटी। इट गोज स्टार्ट्स विद यू ओनली, आई ऑलवेज से इट कि स्टेबिलिटी की बात कर रहे हो आप केमिस्ट्री में, तो स्टेबिलिटी कैसे आएगी। देखो या तो 4 इलेक्ट्रॉन लेने पड़ेंगे ऑक्टेट बनाने के लिए, या फिर 4 इलेक्ट्रॉन लूज करने पड़ेंगे। दोनों चीज़ें मुश्किल है, क्यों, क्योंकि अगर वो 4 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, C4 नेगेटिव एनाइन बना रहा है, तो आपके पास स्टार्टिंग में क्या था, कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन्स थे, 6 प्रोटॉन्स थे, 6 ही न्यूट्रॉन्स थे जब मैं न्यूट्रल एटम की बात कर रही हूँ। 4 इलेक्ट्रॉन आपने उसको और दे दिए तो 6 प्रोटॉन्स को 10 इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करना पड़ रहा है, विच इज़ डिफिकल्ट केस, मुश्किल हो जाएगा 6 प्रोटॉन्स के लिए 10 इलेक्ट्रॉन होल्ड करना, ठीक है। It's like if you're teaching in a class, holding the class, of course you can hold the entire class, but hold is always on the
जहाँ तक आप देख सकते हो, आप एक क्लास पूरा सेमिनार हॉल दे दिया आपको, तो लास्ट में आपका होल्ड उतना अच्छा नहीं रहेगा, उतना प्रोमिनेंट नहीं होगा जितना स्टार्टिंग में होगा। सेम चीज़ है, 6 इलेक्ट्रॉन 6 प्रोटॉन्स को 6 इलेक्ट्रॉन होल्ड करना मुश्किल नहीं था, बट 10 इलेक्ट्रॉन इज़ अ बिग थिंग। ऐसे ही अगर कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन लूज करने पड़े और कैटायन बनाना पड़ा C4 पॉजिटिव, 4 इलेक्ट्रॉन लूज करने का मतलब है आपके पास सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे। तो 6 प्रोटॉन को 2 इलेक्ट्रॉन एक होल्ड करना इज़ नॉट डिफिकल्ट, बट लॉट ऑफ एनर्जी इज़ रिक्वायर्ड। आपको बहुत एनर्जी देनी पड़ेगी वो 4 इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करवाने के लिए। तो दोनों केसेस में आप देखोगे कि बहुत मुश्किल है कार्बन के लिए, बड़ी मुश्किल है। क्या करें अब? 4 इलेक्ट्रॉन दे नहीं सकते, 4 इलेक्ट्रॉन ले नहीं सकते, तो करें क्या? द ओनली ऑप्शन लेफ्ट विद द कार्बन नाउ इज शेयरिंग। दैट्स वेयर द कोवलेंट बॉन्ड विल कम इनटू द पिक्चर। तो भाई शेयरिंग करनी ईजी है। अब अगर आपका हीरो है तो ऑब्वियसली हीरो इज गोइंग टू बी अ प्रॉब्लम सॉल्वर ऑल्सो। प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, हम शेयर करेंगे इलेक्ट्रॉन, कोवलेंट बॉन्ड्स बनाएंगे। अब जब मैं कोवलेंट और आयनिक बॉन्ड की बात कर रही हूँ और एक डायरेक्ट कंपैरिजन डिस्कस कर रही हूँ दोनों के बीच में, तो एक चीज़ समझ लो कि कोवलेंट बॉन्ड्स अपने आप में स्ट्रांग बॉन्ड्स हैं, बट जैसे सपोज कार्बन की कोई सब्सटेंसेस आप ले लो, बट जब वो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस की बात होगी, सपोज मीथेन है आपका, कार्बन डाइऑक्साइड ले लो, अब मीथेन ले लो, अब उसके आपस के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो बॉन्डिंग होगी वो उतनी स्ट्रांग नहीं होगी जितनी आयनिक बॉन्ड्स की होती है। आयनिक बॉन्ड तो स्ट्रॉन्गेस्ट, स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव नेगेटिव आयन्स है, तो आपका हाई मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट रहेगा, आपको बहुत फोर्स देना पड़ेगा उसको ब्रेक करने के लिए। कोवलेंट बॉन्ड्स में बॉन्डिंग अच्छी है, बट इंटरमोलिकुलर फोर्सेस में बॉन्डिंग इतनी अच्छी नहीं है, इसलिए कोवलेंट बॉन्ड्स जो होंगे वो उनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट लो होगा और वो पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स और आयंस फ्री नहीं है भाई, शेयरिंग में जा रहे हैं, बट फ्री आयंस नहीं है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। आयनिक बॉन्ड में बिल्कुल डिफरेंट कंपैरिजन था, आपके पास आयंस फ्री थे। अगर आप एक्वा स्टेट में या मोल्टन स्टेट में बात कर रहे थे तो यू वर सेइंग दैट आयनिक कंपाउंड्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये कंपैरिजन हमें ड्रॉ करना पड़ेगा फ्रॉम द प्रीवियस कंसेप्ट विच वी हैव स्टडीड, राइट। कोवलेंट बॉन्ड्स में ऐसा नहीं है। कोवलेंट बॉन्ड में आपके पास आयंस की अवेलेबिलिटी नहीं है, आप शेयर कर रहे हो। आप ज्योमेट्री लेके आए हो, आपके साथ वाला फ्रेंड पेंसिल लेके नहीं आया, आप बोलोगे चलिए यार शेयर कर लेते हैं, इट्स ओके, यू टेक दीज पेंसिल्स, ओके, बट यू विल नॉट गिव दैट पेंसिल टू अ चाइल्ड कि तुम घर ले जाओ भाई, ना ना, शेयरिंग यहाँ यूज कर लो, दैट इज ओके। सो दैट शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन विल लीड टू the carbon and its compounds as poor conductor of electricity, of course leaving the graphite. अब आप बोलोगे कि मैम ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर, यस फॉर श्योर इट इज, बट ग्रेफाइट में अभी हम आगे स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होता है, उसमें भी आयन की बात नहीं कर रही हूँ मैं, फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होगा उसकी सॉलिड स्टेट में, ठीक है। सो विल मूव टू द नेक्स्ट थिंग, दैट इज नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट द कोवलेंट बॉन्ड्स, we'll talk about how the covalent bonds are formed. That is the first concept of your NCERT, single double triple covalent bonds कैसे बनते हैं, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब देखो कोवलेंट बॉन्ड्स में भी अगर आप डीपर डिटेल्स में जाओगे तो you'll be able to see that इसमें पार्शियल चार्जेस होते हैं। आप पोलर कोवलेंट एंड नॉन पोलर कोवलेंट की बात करते हो, मतलब दो नॉन मेटल्स बॉन्ड तो बना रहे हैं, इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं, बट दोनों में भी हो सकता है एक ज़्यादा स्ट्रांग हो। You know, if you are sharing that geometry box and you have extra pencils, maybe your friend is sharing some other is sharing erasers, let's say, okay, आपने पेंसिल्स आपके पास 10 पड़ी है, तो मे बी आप अपनी साइड ज्योमेट्री बॉक्स ज़्यादा रख रहे हो कि ठीक है शेयर कर लेना, बट आई हैव कंट्रीब्यूटेड मोस्ट टुवर्ड्स दिस, सो दैट इज वेयर वी टॉक अबाउट द पार्शियल चार्जेस, ठीक है। विल टॉक अबाउट दीज कंसेप्ट समवेयर एल्स, मे बी इन द हायर क्लासेस व्हेन विल टेक दीज कंसेप्ट्स। अभी फॉर्मेशन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड समझते हैं कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन लूज या गेन करने का कोई ऑप्शन नहीं था, तो हमारे पास बेसिक कंसेप्ट क्या है कि शेयर करेंगे इलेक्ट्रॉन, बिकॉज स्टेबिलिटी तो अटेन करनी है, दैट्स द मेन मोटिव। सिंगल कोवलेंट बॉन्ड में क्या होता है, आपके पास एग्जाम्पल है हाइड्रोजन की। अब देखो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, कॉन्फिगरेशन 1, तो एक के साथ तो कुछ नहीं हो सकता, हाइड्रोजन को कम से कम ड्यूप्लेट चाहिए स्टेबिलिटी अचीव करने के लिए। तो क्या होगा, अगर एक और हाइड्रोजन आ जाता है तो दोनों आपस में क्या बोलेंगे कि चल भाई भाई हो गए दोनों आपस में कि चलो यार एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं, दोनों का डिप्लेट कंप्लीट हो गया, ठीक है। एक पेंसिल मैं लाए हो, इरेजर तुम लाए हो, चलो अपनी ज्योमेट्री बॉक्स कंप्लीट होगी, एटलीस्ट क्लास का काम तो खत्म हो ही जाएगा। तो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड में सिंगल बॉन्ड बनेगा जहाँ एक इलेक्ट्रॉन आपका जो है एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो इसका मतलब मैं ये बोल सकती हूँ कि एक बॉन्ड जहाँ पे होगा 1 बॉन्ड इज इक्वल टू 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये चीज़ हमें दिख रही है डायग्राम में हाइड्रोजन में, राइट। दोनों के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो रही है, तो एक सिंगल बॉन्ड मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स।
तो फिर 2 बॉन्ड का मतलब ऑफ कोर्स 4 इलेक्ट्रॉन्स, 3 बॉन्ड का मतलब ऑफ कोर्स 6 इलेक्ट्रॉन। यही बात हुई ना एक बॉन्ड। अब देखो ऑक्सीजन के केस में क्या है, अब जब इसको हम प्रेजेंट करते हैं या बोर्ड में ही आता है क्वेश्चन, तो आप इसमें प्रॉपर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन एटॉमिक नंबर लिख के उसके बाद रिप्रेजेंट करोगे डायग्राम को। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, कन्फिग्रेशन 2 एंड 6, इसके वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स है, तो ऑक्टेट अचीव करने के लिए इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए। देयरफॉर इट विल शेयर द 2 इलेक्ट्रॉन्स विद अनदर ऑक्सीजन, देयरबाय फॉर्मिंग द ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। या ऑक्सीजन गैस बीसी स्टेट में होता है O2 में। तो ऑक्सीजन के पास देखो 2 इलेक्ट्रॉन्स, और इसको हम लिखेंगे इस तरह कि हम सिमेट्रिकली इसको शो करें। सिमेट्री अगेन लीड्स टू स्टेबिलिटी। तो आप देखो ऑक्सीजन के आपने दोनों इलेक्ट्रॉन्स दोनों साइड पे दिखा दिए, एंड सेंटर पे आपने 2 इलेक्ट्रॉन्स की कंट्रीब्यूशन दिखा दी। सो दैट इज योर डबल बॉन्ड। अब अगर मैं डबल बॉन्ड की बात करूंगी तो सिंगल बॉन्ड से ज़्यादा स्ट्रांग होगा, ठीक है। तो और डबल बॉन्ड ज़्यादा रिएक्टिव भी होगा सिंगल बॉन्ड से, स्ट्रॉन्गर एंड मोर रिएक्टिव। ट्रिपल बॉन्ड की बात करते हैं, आपके पास एग्जाम्पल है नाइट्रोजन की। तो नाइट्रोजन में आपके पास क्या है, एटॉमिक नंबर देखो नाइट्रोजन का क्या है 7, कन्फिग्रेशन 2 एंड 5 इलेक्ट्रॉन्स है, 8 चाहिए हमें, तो मतलब 3 इलेक्ट्रॉन तो चाहिए होंगे। तो साथ वाले भाई से ले लो, नाइट्रोजन नाइट्रोजन दोनों भाई। तो अब क्या करेंगे हम, 3 इलेक्ट्रॉन सेंटर पे रखेंगे जितनी की शेयरिंग होगी, बचे 2 इलेक्ट्रॉन उसको दोनों साइड पे। आप देखो सिमेट्रिकली हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दोनों साइड पे 2 इलेक्ट्रॉन्स और सेंटर पे 3 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं। तो एक नाइट्रोजन के पास गिन लो कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, ऑक्टेट कंप्लीट हो गया एक का। दूसरे का देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, दूसरे का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। सो कोवलेंट बॉन्डिंग इज लीडिंग टू स्टेबिलिटी बिकॉज इट्स हेल्पिंग आउट इन completing the octet or the duplet, whatever the case is। ये कोवलेंट बॉन्ड्स हो गए। इसके बाद आपके पास कंसेप्ट आती है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर की। अब क्वेश्चन आ जाते हैं आपको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर पे। करना कुछ नहीं, हमने इलेक्ट्रॉन्स को इन द फॉर्म ऑफ डॉट बना रहे हैं। देखो नाम से पता लग रहा है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, यू आर रिप्रेजेंटिंग द इलेक्ट्रॉन एज अ डॉट। सो व्हाट आई हैव टू डू हियर है, आपके पास 2 एग्जाम्पल्स दी हैं, एक है मीथेन एक है इथेन। अभी के लिए आप याद रखोगे, फिर जब हम IUPAC नेम विल टॉक अबाउट द IUPAC नॉमेनक्लेचर, IUPAC नॉमेनक्लेचर की बात करेंगे हम चैप्टर एंड पे। तो वहाँ पे you'll be able to understand why we have given these names to these substances, why methane and ethane specifically। तो मीथेन अभी के लिए हम याद रखते हैं कि मीथेन का फॉर्मूला है CH4 और ईथेन का फॉर्मूला है C2H6। CH4 की जब मैं बात कर रही हूँ तो एक कार्बन, सोचो कन्फिग्रेशन फिर से, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, कन्फिग्रेशन 2 एंड 4 इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं अपने पास। तो अब कार्बन क्या करेगा इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में, आपके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं। तो अगर 4 हाइड्रोजन आपके पास आते हैं, हर एक हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है। सो ईच हाइड्रोजन इज गोइंग टू कंट्रीब्यूट 1 इलेक्ट्रॉन एंड द कार्बन इज गोइंग टू शेयर इट्स 1 इलेक्ट्रॉन टू ईच ऑफ द हाइड्रोजन इंडिविजुअली, देयर बाई मेकिंग द स्ट्रक्चर CH4। और CH4 आपका बेसिकली टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होगा। अगर आप देखोगे NCERT में तो एक बेसिक डायग्राम, या इस प्रेजेंटेशन में भी देख सकते हो, एक बेसिक डायग्राम हमने बना दिया। बीच में ग्रे कलर में कार्बन दिखा दिया और साइड साइड में आपके हाइड्रोजन्स दिखा दिए ग्रीन कलर में। इसको आप क्ले एंड स्टिक मॉडल से भी बना सकते हो। आपके पास क्ले है तो टूथपिक से उसको अटैच करके, या अगर आपके पास पेन्स हैं तो 4 पेन्स से हमने सिंपल दिखा दी डिपिक्शन कार्बन की। सेंटर पे कार्बन रखा, चारों साइड पे 4 पेन्स रख दिए, दैट इज CH4, ठीक है। अब जब C2H6 की बात होगी, वो स्ट्रक्चर इस हिसाब से अलाइन होगा कि वो स्टेबल स्ट्रक्चर होगा। इथेन की अगर मैं बात कर रही हूँ तो मेरे पास 2 कार्बन्स है, एज यू कैन सी हियर 2 कार्बन्स इन द डार्क ग्रे कलर। 2 कार्बन्स आपके पास अटैच्ड हो गए। अब उन दोनों कार्बन्स के पास देखो एक बॉन्डिंग तो ऑलरेडी कंप्लीट हो गई विद अनदर कार्बन, बचे मेरे पास 3 इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल। तो 3 इलेक्ट्रॉन्स में 3 हाइड्रोजन्स को दे दूंगी, बट इस हिसाब से साथ में नहीं लगाओगे उसको, इस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करोगे कि वो सबसे स्टेबल स्ट्रक्चर रहे, ठीक है। अब एग्जैक्ट स्ट्रक्चर्स वी डोंट टॉक अबाउट इन दिस क्लास, दैट इज अगेन इन योर क्लास 11th यू विल टॉक अबाउट दी स्ट्रक्चर फॉर्मेशंस। अभी के लिए हम सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन सीखेंगे कि एक कार्बन के साथ जुड़ गया और बाकी 3 हाइड्रोजन सीधे, एज यू कैन सी इन दिस डायग्राम ऑल्सो, राइट। आपके 3 हाइड्रोजन अटैच्ड हो गए दोनों साइड पे। तो इसका मतलब क्या हुआ, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गई, जहाँ हर कार्बन 3 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट कर रहा है, हर एक हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट कर रहा है, इन सच अ वे दैट इट इज फॉर्मिंग अ टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री एंड स्टेबल स्ट्रक्चर। हर एक का कार्बन का ऑक्टेट और हाइड्रोजन का ड्यूप्लेट कंप्लीट हो रहा है, दोनों अपनी अपनी स्टेबिलिटी कंप्लीट कर रहे हैं स्ट्रक्चर।
Let's talk about the allotropes. What are allotropes? Allotropes वो substances हैं which have same chemical formula but their structural compositions are different and that is why their physical properties are different. आप देखो कार्बन के allotropes क्या हैं? डायमंड, ग्रेफाइट एंड फलरीन्स और बकमिस्टर फलरीन्स कार्बन की फॉर्म ही है बट तीनों की प्रॉपर्टीज डिफरेंट है बिकॉज इनके बॉन्डिंग्स में वेरिएशंस हैं. तो डायमंड ग्रेफाइट में पहले स्ट्रक्चरल वेरिएशन समझते हैं. डायमंड में क्या है? आपके पास अगर आप स्ट्रक्चर देखोगे डायमंड का तो एक कार्बन जो है वो अटैच्ड है आगे 4 कार्बन से 1 2 3 4 और कोवेलेंट बॉन्डिंग है. तो हर एक कार्बन की स्ट्रक्चरल बॉन्डिंग ऐसी होगी. टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, रिजिड स्ट्रक्चर, कोवेलेंट बॉन्डिंग, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, इसलिए हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस है. तो एप्लीकेशन भी हमें पता है कि डायमंड जो है वो इट इज यूज इन द कटर ऑल्सो. डायमंड कटर्स यूज होते हैं हार्ड रॉक्स को कट करने के लिए बिकॉज इसमें कोई भी फ्री नहीं है. टेट्रावेलेंसी कंपनसेट हो रही है, कोई कार्बन फ्री नहीं है. तो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, अगर टेट्राहेड्रल नहीं याद रहेगा तो रिजिड स्ट्रक्चर है डायमंड का. क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है, क्रिस्टल जैसा स्ट्रक्चर है. शाइनिंग सब्सटेंस है बिकॉज हीरा है सदा के लिए. तो शाइनिंग है बिकॉज इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स बहुत अच्छा है और पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है. जब मैं ग्रेफाइट की बात कर रही हूँ आपको स्ट्रक्चर समझना है. डिफरेंसेस आर नॉट डिफिकल्ट. स्ट्रक्चर में अगर आप देखोगे तो आप देखो एक कार्बन के साथ 1 2 और 3 और कार्बन अटैच्ड है जबकि कार्बन की टेट्रावेलेंसी है. 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कार्बन के पास है. तो इन एवरी कार्बन यू कैन सी दैट देयर इज गोइंग टू बी अ फ्री इलेक्ट्रॉन इन दिस केस. इसलिए डायमंड जो है एक तो हेक्सागोनल रिंग्स है. आप देखो ऐसे हेक्सागन जैसे रिंग्स है, 6 रिंग्स है, हेक्सागोनल रिंग्स है और एक दूसरे के साथ अटैच्ड है बट वीक फोर्सेस के साथ. आपस में कार्बन कोवेलेंट बॉन्डेडली ज्वाइंट है बट ये जो लेयर्स हैं ये एक दूसरे के साथ, ये मैंने यहाँ पे डैश भी बनाया है. सो ये लेयर्स जो अटैच्ड है आपस में इसको हम वेंडरवॉल फोर्सेस बोलते हैं. बहुत वीक फोर्सेस से अटैच्ड है इसलिए हम बोलते हैं कि लेयर्स एक स्मूथ लेयर्स है, स्लिपरी इन नेचर है, स्लिप कर सकता है इसलिए लुब्रिकेशन में बहुत अच्छा. इट्स अ वेरी गुड लुब्रिकेंट. तो हेक्सागोनल रिंग्स है या लेयर्ड स्ट्रक्चर बोल सकते हो आप अगर हेक्सागोनल डिफिकल्ट है. तो ग्रेफाइट एज अ लेयर्ड स्ट्रक्चर, लेयर्स में स्ट्रक्चर है इसका. स्मूथ एंड स्लिपरी इन टच होगा. उसके बाद ब्लैक एंड ओपेक होगा एंड गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. वाई गुड कंडक्टर? बिकॉज ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इन इट. और इसमें लास्ट टाइप आपको दे रखी है बकमिस्टर फलरेंस और फलरीन्स. वो बेसिकली क्या है? कार्बन 60 का स्ट्रक्चर है, फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर है, बकी बॉल टाइप स्ट्रक्चर है उसका जिसमें पेंटागोनल और हेक्सागोनल रिंग्स हैं. तो आपके पास 20 पेंटागोनल रिंग्स है, इसमें 20 पेंटागोनल रिंग्स है आपके पास और आपके पास 12 हेक्सागोनल रिंग्स है. ये फैक्ट याद रखोगे. रेस्ट जनरली उसमें से क्वेश्चन नहीं आता बट बकमिस्टर फलरेंस अगर आप उसका स्ट्रक्चर देखोगे तो डोम लाइक स्ट्रक्चर है, ऐसा जियोडेसिक डोम जैसे एक विच इज मेड बाय द आर्किटेक्ट फलर, इसलिए उसका नाम फलरीन्स रखा हुआ है ऑन हिज नेम ओनली. ठीक है. सो दैट्स ऑल अबाउट द एलोट्रॉप्स. अब कार्बन को हीरो बनाया क्यों हमने? रीजंस क्या है? व्हाई द कार्बन इज वर्सेटाइल इन नेचर. वर्सेटिलिटी या यूनिक नेचर या एनोमलस बिहेवियर ऑफ कार्बन. क्वेश्चंस आते हैं आपको. व्हाट इज द रीजन ऑफ इट? रीजन बहुत सिंपल है अपने पास. एक तो कार्बन अपना भाई भाई बहुत बनाए हुए कार्बन ने अपने जैसे कंसेप्ट ऑफ सेल्फ लव जैसे आजकल बोलते हैं. तो कार्बन के साथ इतना ज़्यादा इट कैन फॉर्म द लॉन्ग चेन्स विद कार्बन जो आपको किसी और एलिमेंट में दिखेगा नहीं पीरियोडिक टेबल में. इवन कार्बन के अपने ग्रुप में अगर आप देखोगे कार्बन के नीचे सिलिकॉन होता है. तो आप बोल सकते हो, आप पूछ सकते हो या सोच सकते हो कि सिलिकॉन भी तो सेम प्रॉपर्टी शो करेगा बिकॉज एक जैसे ग्रुप में तो हम एक जैसी प्रॉपर्टी शो करते हैं ना एक ही फैमिली में, इसलिए आप एक सेम कॉमन फीचर्स रहेंगे आपके. तो सिलिकॉन बॉन्ड्स बनाता है बट 7 to 8 सिलिकॉन तक. उसके बाद वो बॉन्ड स्टेबल नहीं होते हैं बिकॉज सिलिकॉन जो है वो इट्स साइज इज गोइंग टू बी मच मोर देन कार्बन. कार्बन को बेनिफिट है स्मॉल साइज का. स्मॉल साइज स्टेबल स्ट्रक्चर बनाएगा, बहुत लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन बना सकता है. स्ट्रॉन्गर बॉन्ड, स्मॉल साइज, कैटिनेशन, टेट्रावेलेंसी आर द रीजन्स फॉर शोइंग दिस वर्सेटिलिटी और एनोमलस बिहेवियर. तो क्या रीजन्स हैं? देखिए एक तो कार्बन मिलियंस ऑफ बना रहा है एलिमेंट्स. वाई? बिकॉज इट इज स्मॉल साइज एंड इट विल फॉर्म द स्ट्रॉन्गर बॉन्ड्स. किसी के साथ भी कंबाइन कर जाएगा. अब हीरो बोला मैंने इसलिए ना कि भाई भाई हर किसी के साथ, कार्बन के साथ भी जुड़ जाएगा, ऑक्सीजन के साथ भी, सल्फर के साथ भी. आप देखो इतने सारे हेट्रो एटम्स, इतने सारे एटम्स के साथ जुड़ के एलिमेंट्स बना सकता है. तो ऑब्वियसली उसकी वर्सेटिलिटी ज़्यादा होगी, एग्जिस्टेंस ज़्यादा अमाउंट में होगी. इसलिए पूरी एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की ब्रांच ही बन गई है.
कार्बन के नाम पे। ठीक है, दूसरा रीजन है कैटिनेशन। कैटिनेशन का मतलब होता है सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। कार्बन इज गोइंग टू लिंक विद इटसेल्फ। कार्बन कार्बन के साथ जुड़ के बहुत लॉन्ग चेन्स, क्लोज चेन्स, ब्रांच चेन्स, साइक्लिक स्ट्रक्चर्स, एलिसाइक्लिक स्ट्रक्चर्स, ओपन स्ट्रक्चर चेन्स बना लेगा, क्लोज चेन्स बना लेगा, ब्रांच चेन्स बना लेगा, और सब एग्जिस्ट कर रही हैं और स्टेबल हैं। तो उसको हम कैटिनेशन बोलते हैं, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ द कार्बन। वर्सेटिलिटी, टेट्रावेलेंसी रीजन होगा। टेट्रावेलेंसी मतलब कार्बन की वैलेंसी 4 है, हमने अभी बोला ना 6 एटॉमिक नंबर, 2 and 4 कॉन्फ़िगरेशन, तो 4 वैलेंसी है। तो टेट्रावेलेंसी होने के कारण इतने सारे कंपाउंड्स के साथ वो मिल सकता है। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइसल्फाइड, आप देखो कितनी फॉर्म्स में एग्जिस्ट कर रहा है। हाइड्रोकार्बन्स, मीथेन, ईथेन, कितने सारे स्ट्रक्चर्स में बात कर रहे हो आप कार्बन की। इसके बाद बात करते हैं हम, अब जब मैं कार्बन की बात कर रही हूँ तो हाइड्रोकार्बन्स यू आर गोइंग टू टॉक अबाउट इट, राइट। हाइड्रोकार्बन्स का मतलब क्या होता है बेटा? हाइड्रोकार्बन नेम से पता लग रहा है आपको, जहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन होगा, बट नॉट ओनली जस्ट कार्बन एंड हाइड्रोजन। हाइड्रोकार्बन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड इट्स डेरिवेटिव्स। जहाँ पे कार्बन होगा, हाइड्रोजन होगा, या उसका डेरिवेटिव होगा। डेरिवेटिव का मतलब होता है जो इनसे डिराइव किया हो आपने, ऐसा कोई सब्सटेंस जहाँ पे आपने हाइड्रोजन को रिप्लेस करके कोई और ग्रुप लगा दिया हो, जो हम अभी आगे बात करेंगे, अल्कोहल्स, एल्डिहाइड्स, हेलोजन्स। ठीक है, ये सारी चीज़ें डेरिवेटिव्स, दे वी आर कॉलिंग देम एज द हाइड्रोकार्बन्स बिकॉज दे आर डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। तो इसमें दो चीज़ें समझने वाली हैं अभी, कि जब मैं हाइड्रोकार्बन्स की बात करूंगी तो सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की बात होगी। देखो, सैचुरेटेड का मतलब है, याद रखो, सैचुरेटेड, एस से सैचुरेटेड, एस से सिंगल बॉन्ड। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का मतलब है जहाँ पे भी आपके पास सिंगल बॉन्ड होंगे, मतलब आप अल्केन्स की बात करते हो, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स विच कंटेन सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड्स बिटवीन द कार्बन एटम्स। ठीक है, जैसे हम अभी मीथेन और इथेन की बात कर रहे थे हम, तो इसमें आपके पास फॉर्मूला क्या हो जाएगा? CnH2n+2। ठीक है, उसके बाद अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हो जाएंगे आपके पास, जहाँ डबल और ट्रिपल बॉन्ड की बात होती है। तो वेर यू हैव, अब सैचुरेटेड सिंगल याद रखेंगे, उसके अलावा जो है वो अनसैचुरेटेड है, मतलब जहाँ पे डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है। एल्कीन्स और एल्काइंस नाम देते हैं हम इनको। फॉर्मूला इनका CnH2n और CnH2n-2 होता है। देखो, ये चीज़ें अभी याद नहीं करोगे आप, एज एन व्हेन वील मूव फर्दर इन द चैप्टर आपको याद हो जाएंगी ये चीज़ें विद प्रैक्टिस ऑफ कोर्स। व्हेन यू टॉक अबाउट द आईयूपीएक नॉमेनक्लेचर, आपको याद हो जाएगा कि अच्छा फॉर्मूला मीथेन या इथेन या इथीन, व्हेन यू टॉक अबाउट दोज फार्मूलाज, हाउ कम दैट फार्मूला हैज़ कम। तो एक जनरल फार्मूला याद रखेंगे कि CnH2n+2 सैचुरेटेड एल्केन्स के लिए हाइड्रोकार्बन्स, एल्केन्स में मैं स्पेसिफिकली बात कर रही हूँ, एल्कीन्स में CnH2n हो जाएगा, और एल्काइंस में उससे भी आप 2 हाइड्रोजन कम कर दोगे, CnH2n-2 हो जाएगा। ठीक है, इथाइन और इथीन, अभी हम आगे बात करेंगे इसके बारे में, ये जस्ट एक इंट्रोडक्शन है आपके हाइड्रोकार्बन। तो अब आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर की बात करते हैं। आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर का मतलब है नामकरण। आप जो कंपाउंड्स लिख रहे हो, एंड इट्स वेरी वेरी इजी इन क्लास 10th। नॉमेनक्लेचर में आपको क्या याद करना है? देखो, द बेसिक बॉटम लाइन इज प्रीफिक्स प्लस वर्ड रूट प्लस सफिक्स। अब जब मैं प्रीफिक्स की बात कर रही हूँ तो या तो कोई भी साइक्लिक कंपाउंड या हेलोजन, क्लोरो या ब्रोमो आएगा तो प्रीफिक्स की तरह एक्ट करेगा। प्रीफिक्स मतलब उसको आपको हमेशा मेन नेम के आगे लिखना पड़ेगा। वर्ड रूट का मतलब है, मैं कार्बन चेन की बात कर रही हूँ, कितने कार्बन होंगे। अगर एक कार्बन है तो आप लिखोगे इथ, 2 कार्बन पे मिथ, 3 पे प्रॉप, 4 पे ब्यूट, 5 पे पेंट, 6 पे हेक्स। ये तो एटलीस्ट मिनिमम आप याद रखोगे। ऑल्दो इसके 2-3 आगे आप याद रख सकते हो कि 7 पे हेप्ट, 8 पे ऑक्ट एंड 9 पे नॉन। ठीक है, तो जनरली आई हैव सीन दैट दे आस्क यू टिल दिस पॉइंट ओनली, हेक्स या हेप्ट तक आपको पूछते हैं बोर्ड एग्जाम्स में। और सफिक्स की अगर मैं बात करूंगी तो सफिक्स में फंक्शनल ग्रुप्स आपके, और जो आपकी बॉन्डिंग है, सिंगल या डबल बॉन्ड्स, एन, इन, आइन, वो आएगा। ठीक है, इसकी हम प्रैक्टिस करते हैं। विल टेक सम क्वेश्चंस आफ्टर दिस, आफ्टर डिस्कसिंग दीज। अब रूल्स की बात करते हैं। अगर रूल्स है आपके पास तो आपको जो भी चेन दी है, आपको बहुत बेसिक चेन्स आती है नेमिंग के लिए, पर अगर आपको एक चेन दी है तो उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन आपको चेक करना है कि चेन में मैक्सिमम कार्बन कहाँ पे, दैट चेन वी पिकअप। सेकेंड इज फंक्शनल ग्रुप्स। अगर सफिक्स या प्रीफिक्स के अकॉर्डिंग आप फंक्शनल ग्रुप्स का नेम लिखोगे। थर्ड इज वोवेल रूल, दैट इज AEIOU। अगर ये आपके एंड पे आते हैं फंक्शनल ग्रुप और सफिक्स के, और उसके बाद कोई आपके वर्ड रूट और सफिक्स के बाद अगर कोई वोवेल रूल है आपका, कि अगर आपका वर्ड रूट के
बाद कोई फंक्शनल ग्रुप अटैच होता है जिसमें आपके पास AEIOU आएगा, तो वो नेम एलिमिनेट हो जाता है। इसकी हम प्रैक्टिस विल डिस्कस दिस वन ऑल्सो। एंड लास्ट इज सैचुरेटेड या अनसैचुरेटेड। इसका मतलब है अगर मेरे पास सिंगल बॉन्ड होगा कहीं पे भी तो मैं वहां पे लिखूंगी एन, ब्यूटेन, पेंटेन। अभी हम लेते हैं इसके एग्जांपल्स। अगर डबल बॉन्ड होगा तो ईन लिखेंगे, और अगर ट्रिपल बॉन्ड होगा तो हम आइन लिखेंगे। इसके अलावा आपके पास 4 फंक्शनल ग्रुप्स हैं जो हम आगे भी डिस्कस करेंगे, पर आप यहाँ याद कर लो, यू आर गोइंग टू फाइंड इट मोर इजी। पहला ग्रुप है आपके पास ROH। R का मतलब है कार्बन चेन्स। तो अगर इसके पीछे OH ग्रुप लगा है तो इसको अल्कोहल बोलते हैं, और इसका नेम ओल लिखते हो आप ओल वर्ड यूज करोगे एज सफिक्स। अगर आपके पास RCOH है, इसको COH या CHO भी बोल सकते हो आप, दैट इज एल्डिहाइड, तो इसका नाम हो जाएगा अल। ऐसे ही अगर RCOR है, यहाँ पे आपको ये देखना है कि दोनों साइड पे कार्बन चेन होगी, C डबल बॉन्ड होके दोनों साइड पे कार्बन चेन होगी, तो ये कभी एंड पे नहीं आएगा। ठीक है, इसको आप बोल सकते हो कीटोन, और इसका नेम हो जाएगा ओन, ONE। और RCOOH, COH आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो इसका नाम हम लिखेंगे ओइक एसिड। अब इसकी कुछ एग्जाम्पल्स डिस्कस करते हैं हम नॉमेनक्लेचर की, टू मेक इट मोर इजी एंड अंडरस्टैंडेबल। लेट अस डिस्कस द एग्जाम्पल्स नाउ। अब देखो आपके पास कितने कार्बन है, 1 2 3 4। तो 4 का मतलब है, हमने क्या लिखना था यहाँ पे, ब्यूट। 4 मतलब वर्ड रूट इज ब्यूट, और इसमें सिंगल बॉन्ड है सारे, तो ये बन जाएगा आपके पास ब्यूट प्लस एन, बन गया आपके पास ब्यूटेन। पहला वर्ड कैपिटल, उसके बाद सारे वर्ड्स आपके पास दिल बी इन स्मॉल लेटर्स, तो इसको मैं लिख सकती हूँ ब्यूटेन। अब सेकेंड देखो, आपने नेमिंग करनी है यहां से 1 2 3 4 5, और नंबरिंग हमेशा इस हिसाब से करनी है, लोएस्ट लोकेंट रूल बोलते हैं हम इसको, इस हिसाब से करनी है कि आपके जो फंक्शनल ग्रुप है या मल्टीपल बॉन्ड्स है उसको लोएस्ट नंबर मिल सके। अब देखो यहां से 1 2 3 4 5, ये 2 और 3 के बीच में आ रहा है, तो यहाँ पे लोएस्ट नंबर को आप प्रेफरेंस दोगे, ये 2 हो जाएगा। अगर मैं इस बैकवर्ड काउंटिंग करती 1 2 3 4 5, तो ये 3 और 4 के बीच में आता, उस केस में 3 बनता, तो हम लोएस्ट नंबर पे जाएंगे। दैट मीन्स आई हैव टू स्टार्ट द काउंटिंग फ्रॉम द फ्रंट ओनली। ठीक है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 5 कार्बन है मेरे पास, तो 5 का मतलब वर्ड रूट पेंट, और यहाँ पे डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड था आपका इन, तो ये बन जाएगा पेंट इन। बट इन कहाँ पे, डबल बॉन्ड कहाँ पे, 2 पे, तो इसको मैं लिखूंगी 2 पेंटीन, या मैं इसको लिख सकती हूँ पेंट 2 इन। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, पेंट -2 -इन, पेंट 2 इन। इसके बाद आ गया आपका नेक्स्ट कार्बन, काउंट द कार्बन नाउ। अब फंक्शनल ग्रुप यहां से, तो काउंटिंग यहां से शुरू होगी 1 और 2। 2 कार्बन का मतलब वर्ड रूट क्या था, इथ। अब यहां पे आ गया आपके पास इथ प्लस सिंगल बॉन्ड है तो एन, प्लस फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल का ओल। तो अब यहां पे देखो एन और ओल ऐड हो रहा है, तो इसलिए इसका ई कट जाएगा, दिस इज योर वॉवल रूल। तो मैं इसको कैसे लिखूंगी, मैं इसको लिखूंगी इथेनॉल, ई कैंसिल करके इथेनॉल। 1 इथेनॉल भी लिख सकते हैं, इसका मतलब इथेनॉल ही है। अगेन अब नंबरिंग कहां से होगी, राइट, यहां से नहीं, जहां पे फंक्शनल ग्रुप है 1 2 3 कार्बन है आपके पास, तो 3 का वर्ड क्या था आपके पास, प्रॉप, और यहां पे क्या आ जाएगा आपके पास एन, क्योंकि हम इसका डबल बॉन्ड इसको नहीं काउंट कर रहे हो, आप कार्बन और कार्बन के बीच की बॉन्डिंग देख रहे हो कि डबल है या सिंगल है। ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, इसको नहीं देख रहे हो आप, इस बॉन्डिंग को देख रहे हो कि ये सिंगल बॉन्ड है। आपने यहाँ पे ये बॉन्डिंग देखी है कि कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड हो गया प्रॉप प्लस एन प्लस COH के लिए आपके पास क्या था, कार्बोक्सिलिक एसिड, ओइक एसिड। तो अगेन ई और ओ वोवल, तो ई कैंसिल हो जाएगा, आपके लिखोगे इसको, ई की जगह आप हटा के यहां पे लिखोगे प्रोपेनोइक एसिड। नेक्स्ट हो गया आपके पास अगेन कार्बन, फंक्शनल ग्रुप यहां से शुरू है, तो नंबरिंग यहां से शुरू होगी 1 2 3 4 5 6। 6 का मतलब हो गया हेक्स, और ये फंक्शनल ग्रुप है आपका एल्डिहाइड, C डबल बॉन्ड OH, इसको आप CHO ऐसे भी लिखा होता है, एल्डिहाइड। इसका वर्ड क्या था आपके पास, अल। तो 6 कार्बन मतलब हेक्स
सिंगल बॉन्ड है, हेक्सेन प्लस अल, अगेन ए से पहले वॉवल है तो ये वॉवल कैंसिल होगा, अब इसको लिखोगे, ये बन जाएगा हेक्सेनल। उसके बाद लास्ट हो गया आपके पास अगेन 3 कार्बन, कहीं से भी शुरू कर लो, 1 2 3, चाहे यहां से शुरू कर लो, नंबर 2 ही आएगा। और ये एक और चीज यहाँ पे देखो, आपकी कीटोन ग्रुप है तो इसके अराउंड दोनों कार्बन है, ये कभी एंड पे लगा नहीं होता है ग्रुप। तो ये कीटोन 3 कार्बन, 3 कार्बन का मतलब हो गया आपके पास प्रॉप, और सिंगल बॉन्ड है तो प्रॉप प्लस एन प्लस कीटोन का क्या होता है, ओन। अगेन फंक्शनल ग्रुप से पहले आपके पास वॉवल है तो वॉवल कैंसिल हो जाएगा। अगर फंक्शनल ग्रुप में आपके पास ए ई आई ओ यू है तो कैंसिल हो रहा है, ये हो जाएगा प्रोपेनोन। ठीक है, इसमें एक चीज और आपको बता देती हूँ लास्ट, कि इसको आप, ये तो इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म है, इसको आप हाइड्रोजन हर जगह दिखा सकते हो, या आप इसको बॉन्ड लाइन नोटेशन से भी दिखा सकते हो। बॉन्ड लाइन नोटेशन का मतलब है कि ये 4 कार्बन को मैं ऐसे भी दिखा सकती थी, ये 4 बॉन्ड्स थे, हर एक बॉन्ड का मतलब एवरी टर्न अराउंड इज शोइंग यू कार्बन, 1 कार्बन, 2nd कार्बन, 3rd कार्बन एंड 4th कार्बन। ठीक है, रेस्ट ऑफ द डिटेल्स ऑफ दिस अगेन यू आर गोइंग टू टॉक अबाउट इन द हायर क्लासेस। सो दैट्स इट फॉर योर नॉमेनक्लेचर। फंक्शनल ग्रुप्स बेसिकली आपके पास एक ग्रुप ऑफ एटम्स है जो आप हाइड्रोजन को रिप्लेस करके लगाओगे, और उनका रोल क्या होगा। अगर आप हाइड्रोजन को रिप्लेस करके अल्कोहल या एल्डिहाइड या कीटोन लगा रहे हो तो उसकी अपनी डिस्टिंक्ट स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज होंगी। इसका मतलब वो एक फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज देंगे इस चेन को, कार्बन चेन को। ठीक है, तो हमें क्या करना है इस क्लास में, हमें याद रखने ओनली सर्टेन फंक्शनल ग्रुप्स, द वन विच आर गिवन इन एनसीईआरटी। आई हैव अटैच्ड द सेम इन द प्रेजेंटेशन ऑल्सो फॉर योर ईज। अगर आप फंक्शनल ग्रुप्स की बात करोगे तो देर आर सो मेनी इन नंबर, इफ यू विल गो टू नेक्स्ट क्लास यू विल सी 25-30 फंक्शनल ग्रुप्स तो आपको याद करने पड़ेंगे, बट इस क्लास में इट्स जस्ट रिस्ट्रिक्टेड टू ओनली 5 ऑफ दीज। तो पहला है आपका हेट्रोएटम, अगर क्लोरीन या ब्रोमीन अटैच होता है आपका तो उस केस में आप यू विल से इट एज अ क्लोरो और अ ब्रोमो। वो क्लास ऑफ कंपाउंड्स हेलो कंपाउंड होंगे और आप उसका नाम क्लोरो या ब्रोमो से शुरू करोगे। ठीक है, अगर ऑक्सीजन अटैच हो रहा है और OH ग्रुप अटैच हो रहा है, स्पेसिफिकली आप ये ग्रुप्स याद रखोगे कि हाइड्रोजन को अगर मैं रिप्लेस करके, सपोज मेरे पास एक कार्बन की चेन है, 5 कार्बन हैं और उसके पीछे हाइड्रोजन को मैंने हटाया और हाइड्रोजन की जगह मैंने रिप्लेस करके OH लगाया, वो बन गया मेरा अल्कोहल। ROH बोलते हो आप जनरल फॉर्मूला, R मीन्स इट कैन बी मैनी नंबर्स, n नंबर्स ऑफ, क्योंकि हमने अभी बात की कि कार्बन बहुत बड़ी लंबी चेन भी बना सकता है। ठीक है, तो OH ग्रुप जहाँ पे लगा वहाँ पे नाम बन गया, ये अल्कोहल हो जाएगा, और ओल नाम इसका होगा ओल। ठीक है, सेकंड है आपका एल्डिहाइड। एल्डिहाइड मतलब कि CHO ग्रुप, आपने जो है आपके पास RH था, आपने हाइड्रोजन को हटा के उसकी जगह CHO लगा दिया, तो इसको आप चेन टर्मिनेटिंग ग्रुप भी बोलते हो, बिकॉज ये चेन के एंड पे ही लगेगा CHO ग्रुप, तो ये एल्डिहाइड बन जाएगा और इसका नेम हो जाएगा अल। आप अल लगाओगे इसके नेम के पीछे। ठीक है, थर्ड इज कीटोन। कीटोन की बात होगी जब भी हमेशा मेरे पास 2 कार्बन के बीच में C डबल बॉन्ड O ग्रुप लगेगा, इसलिए इफ यू सी दैट सिंबल यू कैन सी वो कार्बन के अराउंड 2 डैश दे रखे, इसका मतलब 2 कार्बन के बीच में आप C डबल बॉन्ड O ग्रुप लगाओगे, उस केस में आप उसको कीटोन बोलोगे, इसलिए ये नॉन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है, ये कीटोन बन जाएगा और इसका नेम होगा ओन। वो तो नेम्स आप देख रहे हो, इट्स अकॉर्डिंग टू दिस क्लास ऑफ कंपाउंड्स ओनली। और कार्बोक्सिलिक एसिड में आपके पास क्या हो जाएगा, C डबल बॉन्ड OH हो जाएगा आपके पास ग्रुप। ठीक है, COH ग्रुप हो जाएगा आपके पास, तो आप देख रहे हो कि C डबल बॉन्ड COH, और अगर ये फिर से आपके पास RCOH लगेगा, मतलब लास्ट हाइड्रोजन को रिप्लेस करके आप कार्बोक्सिलिक एसिड लगाओगे, इसलिए इसको भी आप चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप्स में कैटेगराइज करते हो। ठीक है, इसका नेम हो जाएगा ओइक एसिड। चलिए जी, बात करते हैं होमोलोगस सीरीज की। अब होमोलोगस सीरीज बेसिकली क्या है, आपके पास एक सीरीज ऑफ फैमिली ऑफ कार्बन कंपाउंड्स हैं जिनका डिफरेंस अगर आप देखोगे तो सपोज आप अल्केन्स की बात कर रहे हो तो अल्केन्स का एक जनरल फॉर्मूला है CnH2n+2। ठीक है, आपका मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, सक्सेसिव फैमिली मेंबर्स की बात कर रही हूँ मैं, जैसे अगर इथेन और प्रोपेन है तो इथेन और प्रोपेन के बीच में CH2 का डिफरेंस है, इसका मतलब सक्सेसिव मेंबर्स के बीच में CH2 ग्रुप का डिफरेंस होगा, और CH2 का डिफरेंस मतलब कार्बन का मास हो गया आपका 12,
हाइड्रोजन H2 का मास है 2, तो 14U का डिफरेंस होगा सक्सेसिव फैमिली मेंबर्स के बीच में। आपको क्वेश्चन आ जाता है बेस्ड ऑन द मास, और दे आस्क यू द नेक्स्ट होमोलोगस सीरीज। ऐसे अगर आप अल्कोहल्स की बात करोगे, अल्कीन्स एल्काइंस की बात करोगे, तो जनरल फॉर्मूला और डिफरेंस ऑफ द सीरीज हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ आपको। अल्कीन्स को आप पैराफिन्स भी बोलते हो। पैराफिन्स का मतलब होता है लीस्ट रिएक्टिव। तो आप देखोगे जब आप रिएक्टिविटी की बात करोगे तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स इतने रिएक्टिव नहीं है, बिकॉज वो ऑलरेडी सिंगल बॉन्ड में है। सिंगल बॉन्ड स्टेबल, ठीक है, और स्ट्रॉन्ग रहेगा। अनसैचुरेटेड जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव होंगे, बिकॉज वो डबल ट्रिपल बॉन्ड में, तो दे वॉन्ट टू गो एंड चेंज देयर स्टेट टू सिंगल बॉन्ड। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो। वन मोर एग्जाम्पल इफ आई गिव यू इज, आप एग्जाम्पल ले लो, जैसे शर्मा जी की फैमिली है, कोई भी फैमिली ले लो। अब शर्मा जी की फैमिली है तो शर्मा जी की बेटी, शर्मा जी का बेटा, उनका भांजा भांजी, सबके कुछ एक फैमिली के करेक्टरिस्टिक्स तो मिलेंगे, राइट, जनरल। बट अगर इंडिविजुअली आप बात करोगे तो ऑब्वियसली बेटी के करेक्टरिस्टिक्स इंडिविजुअली डिफरेंट होंगे बेटे से। ऐसे या फैमिली की बात कर रहे हो, एक जनरल करेक्टरिस्टिक्स, जनरल फॉर्मूला पूरी फैमिली एल्केन्स का सेम होगा। बट इंडिविजुअली अगर मैं मीथेन की बात करूंगी या इथेन की बात करूंगी तो ऑफकोर्स देर इज गोइंग टू बी अ वेरिएशन इन इट। अब केमिकल रिएक्शंस की बात करते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स क्या हो जाएगी? 4 केमिकल प्रॉपर्टीज है: कंबस्शन, ऑक्सीडेशन, एडिशन एंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कंबस्शन का मतलब क्या है, ये हमें स्टार्टिंग फर्स्ट चैप्टर से भी पता है। कंबस्शन मतलब आपका कोई भी हाइड्रोकार्बन जो होगा, जब भी वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न होगा तो वो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और हीट लाइट देगा। देखो, हाइड्रोकार्बन का मतलब है हाइड्रोजन कार्बन या डेरिवेटिव। तो हाइड्रोजन बर्न हुआ तो ऑक्सीजन के साथ तो वाटर देगा H2O, कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो CO2 देगा, प्लस हीट एंड लाइट रिलीज होगी साथ में। तो आपके पास 2-3 एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, वेरी बेसिक। हाइड्रोकार्बन, आप एग्जाम्पल ले लो अपने फ्यूल्स की, आप जितने भी आपके बर्निंग ऑफ फ्यूल्स है वो सब कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और हीट और लाइट एमिट कर रहे हैं। या आपके जितने भी आप फॉसिल फ्यूल के प्रोडक्ट्स ले लो, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स ले लो, दे आर ऑल एग्जाम्पल्स ऑफ दिस। ऑन बर्निंग इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन दे विल गिव यू दीज प्रोडक्ट्स। ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो गया आपका। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है, हमें पता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, राइट। तो यहाँ पे आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लोगे, जैसे अल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट ले सकते हो आप, KMnO4, या आप पोटेशियम डाइक्रोमेट ले सकते हो, K2Cr2O7। 2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स आप याद रखोगे और आपको NCERT में दे रखे हैं ये दोनों। तो अल्कोहल इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज गोइंग टू गिव यू एसिड। तो इसका मतलब मैं क्या बोल सकती हूँ, जैसे आप इथेनॉल ले लो तो C2H5OH आपका जो है वो आपको CH3COOH, इथेनॉल इथेनोइक एसिड में चेंज हो जाएगा। अल्कोहल्स टू एसिड, ऑक्सीडेशन होगी विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। वाई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? बिकॉज दे कैन गिव द ऑक्सीजन वेरी इजीली। अब एडिशन रिएक्शंस, देखो नेम से आपको पता लग रहा है, एडिशन का मतलब है आप ऐड करोगे, बट किस में? सैचुरेटेड में कर सकते हो ऐड? नहीं, उसके पास तो ऑलरेडी सिंगल बॉन्ड है। एडिशन रिएक्शन होगी जहाँ पे आपके अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होंगे, मतलब डबल या ट्रिपल बॉन्ड्स होंगे। तो ये आपका केस है। आप कोई भी एग्जांपल ले लो, आप इथीन ले लो। इथीन में अगर आप हाइड्रोजन ऐड कर रहे हो, बट इन द प्रेजेंस ऑफ कैटेलिस्ट, निकल, पैलेडियम, प्लेटिनम, इनकी प्रेजेंस में अगर आप रिएक्शन करोगे तो बहुत फास्ट रिएक्शन होगा, बिकॉज ये निकल, पैलेडियम और प्लेटिनम जो है ये इजीली हाइड्रोजन गैस को अपने ऊपर एब्जॉर्ब कर लेते हैं। या आप इसकी एप्लीकेशन डिस्कस कर सकते हो, जैसे आपके अनसैचुरेटेड वेजिटेबल ऑयल्स जो होंगे, इनकी जब भी आप हाइड्रोजनेशन कराओगे, इसको आप हाइड्रोजनेशन रिएक्शन भी बोलते हो, दैट इज एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजनेशन करवा के आपको हमेशा सैचुरेटेड फैट्स या वेजिटेबल घीज मिलेंगे। ऑल दो अनसैचुरेटेड वेजिटेबल ऑयल्स जो हैं दे आर बेस्ट फॉर कुकिंग। वाई दे आर बेस्ट फॉर कुकिंग? बिकॉज ये न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन और कोलेस्ट्रॉल लेवल आपका जो है, गुड कोलेस्ट्रॉल को मेंटेन करने में बहुत हेल्प करता है। अब यहाँ पे एक पॉइंट और आपको बताती हूँ, ब्रोमीन वाटर टेस्ट। देयर इज वन मोर टेस्ट विच इज यूज फॉर डिटेक्टिंग द अनसैचुरेशन इन अ कंपाउंड। आपको एक अनसैचुरेटेड कंपाउंड दे दिया, आपको बोल दिया कि इथीन और इथेन के बीच में आप डिस्टिंग्विश करो। आप कैसे करोगे? आपका जो भी अनसैचुरेटेड कंपाउंड होगा उसको आप ब्रोमीन के साथ रिएक्ट कराओगे, तो ब्रोमीन जो है उसके डबल बॉन्ड को ब्रेक करके सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कर देगा, विच मीन्स दैट ब्रोमीन वाटर, जो रेडिश ब्राउन कलर का वाटर होता है, वो बेसिकली कलर चेंज करेगा। इट विल फ्रॉम रेडिश ब्राउन इट विल चेंज टू कलरलेस, so that change in color is a confirmatory test for the unsaturation. Next reaction is your substitution reaction. अब सब्स्टिट्यूशन, फिर से नेम आपको पता लग रहा है, सब्स्टिट्यूट करना मतलब किसी एक सब्सटेंस को चेंज करना। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स एडिशन तो नहीं दिखाते बट सब्स्टिट्यूशन दिखा सकते हैं। आप एक जनरली दे विल नॉट शो यू, दे आर नॉट रिएक्टिव। आई हैव टोल्ड यू पैराफिन्स, इसलिए उनका नाम पड़ा है।
सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स जो हैं वो आपको इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट कोई सर्टेन कंडीशंस में दे आर गोइंग टू शो यू। जैसे सनलाइट की प्रेजेंस में अगर आप हेलोजन को रिएक्ट करवा रहे हो तो क्या होगा, ये जो क्लोरीन है, क्लोरीन 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 बेसिकली Cl2 में, राइट। तो क्लोरीन क्लोरीन जो है बॉन्ड ब्रेक करेगा और एक क्लोरीन हाइड्रोजन को रिप्लेस करके बना देगा आपका मिथाइल क्लोराइड। ये रिएक्शन फर्दर भी हो सकता है अगर आपकी क्लोरीन एक्सेस में प्रेजेंट है। अब शुरू करते हैं की करेक्टरिस्टिक्स ऑफ इथेनॉल एंड इथेनोइक एसिड, द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ कार्बन। इथेनॉल से डिस्कशन शुरू करते हैं। अगर आप एनसीईआरटी भी देखोगे अपनी तो आपकी दो डिविजन्स है यहाँ पे। वन इज योर फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स दे आर टॉकिंग अबाउट एंड सेकंड इज द केमिकल करेक्टरिस्टिक्स, केमिकल रिएक्शंस, राइट। फिजिकल प्रॉपर्टीज की जब मैं बात करती हूँ तो वन इज दैट इथेनॉल इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, इसका बॉइलिंग पॉइंट 78 डिग्री सेल्सियस रहता है। सेकंड इज इट इज यूज्ड इन अल्कोहलिक बेवरेजेस, it's a very important components of the drinks, right? Some percentage of it is there in different beverages. Third is it is used as an industrial solvent. It's a very good solvent and used for making the medicine such as your cough syrups, tincture of iodine या tonics हो गए आपके. Fourth is that it is soluble in water. It's a polar solvent. Polar solvent का मतलब है कि water में easily dissolve हो जाएगा ये. प्रॉपर्टीज पे अगर मैं बात करूं तो वी ऑल नो दैट अ बिट ऑफ क्वांटिटी ऑफ इथेनॉल कैन लीड टू ड्रंकननेस। दैट मीन्स व्हेन आई से ड्रंकननेस इट बेसिकली इम्पैक्ट्स योर सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है। तो हेल्थ अफेक्ट्स हैं इसके। सेकेंड इज आपकी दो टर्मिनोलॉजीज यूज हुई है यहाँ पे एनसीईआरटी में। वन इज दे टॉक अबाउट द एब्सोल्यूट अल्कोहल एंड सेकेंड इज डीनेचर्ड अल्कोहल। एब्सोल्यूट अल्कोहल का मतलब होता है प्योर इथेनॉल विच इज लीथल, विच इज हार्मफुल फॉर योर हेल्थ। एंड डीनेचर्ड अल्कोहल का मतलब होता है डी नेचर, मतलब नेचर उसकी चेंज कर देनी। सो व्हाट यू आर डूइंग इज यू आर एडिंग समथिंग पॉइजनस टू इट सो दैट इट इज अनफिट फॉर ड्रिंकिंग। आप इंडस्ट्रीज में जो जहाँ पे भी इथेनॉल यूज हो रहा है वहाँ पे क्या करते हैं, दे विल एड आइदर कॉपर सल्फेट और दे विल एड मीथेनॉल टू इट, सम पॉइजनस सब्सटेंसेस और डाइज। आपने अपने सैनिटाइजर्स देखे होंगे, आप देखो आपके सैनिटाइजर्स ब्लू कलर के होते हैं। Ethanol is there but they have added the dyes to make it poisonous so that it cannot be used for drinking purposes because its purpose is entirely different, ठीक है। उसके बाद मैं केमिकल प्रॉपर्टीज की अगर बात करती हूँ तो केमिकल दो रिएक्शंस आपको दे रखे हैं। वन इज हाउ इट रिएक्ट्स विद द सोडियम। अब देखो सोडियम के साथ जब इथेनॉल रिएक्ट कर रहा है, हमें फॉर्मूला पता है इथेनॉल नाउ CH3CH2OH, तो इसका एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगा विद द सोडियम। आप देखो आपके पास क्या बन जाएगा, इट्स सोडियम इथॉक्साइड विल गेट CH3CH2OH की जगह आपने हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया, सोडियम ने रिप्लेस कर लिया तो ONA बन गया। तो सोडियम इथॉक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी। सेकेंड इज हाउ इट इज यू कैन चेंज द इथेनॉल टू योर अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन दैट इज एल्कीन। कैसे चेंज करोगे, आप इसको कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हीट करोगे एट 443 केल्विन। आपको टेम्परेचर याद रखना है, 443 केल्विन पे कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हीट करोगे तो सल्फ्यूरिक एसिड जो होता है कंसनट्रेटेड वो डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। डिहाइड्रेटिंग का मतलब है जो डिहाइड्रेशन का मतलब है जो वाटर रिमूव कर लेगा। सो इट टेक्स आउट द वाटर। अल्कोहल में आपने इथेनॉल में ऐड किया कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, वो वाटर रिमूव करेगा, H and OH रिमूव करेगा, देयर बाय यू विल गेट द अल्कीन एंड वाटर, ठीक है। नेक्स्ट इज योर इथेनोइक एसिड। अब इथेनोइक एसिड द एसेंस ऑफ विनेगर दे हैव गिवन, आपने इसको यू वुड हैव सीन इट एज विनेगर। 5% ऑफ योर इथेनोइक एसिड इज बेसिकली विनेगर। हमने सिरका देखा है घर पे, विनेगर हमने देखा प्रिजर्वेटिव यूज होता है, राइट। तो उसका सॉर टेस्ट होगा, पंजेंट स्मेल होगी। सेम चीज आप इथेनोइक एसिड के लिए बोल सकते हो कि कार्बोक्सिलिक एसिड है, वीक एसिड है, इसका मेल्टिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस के अराउंड रहता है और आपका जो इथेनोइक एसिड है ये फ्रीज कर जाता है। विंटर्स में अगर आप देखोगे तो इट विल फ्रीज एंड इट विल शो यू अपीयरेंस ऑफ आइस लाइक अपीयरेंस होगी इसकी, ग्लेशियर्स जैसी अपीयरेंस होगी, इसलिए आप इसको ग्लेशियल एसिटिक एसिड भी बोलते हो। उसके बाद अगर मैं केमिकल प्रॉपर्टीज पे आती हूँ तो आपके पास 3 रिएक्शन बेसिकली दे रखे हैं। वन इज अ रिएक्शन विद अ बेस, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कैसे रिएक्ट करेगा, कार्बोनेट्स के साथ कैसे रिएक्ट करेगा और अल्कोहल के साथ कैसे रिएक्ट करेगा। ये 3 रिएक्शंस की बात हुई है यहाँ पे। अगर आप सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ देखोगे रिएक्शन को तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ इट इज व्हाट इज हैपनिंग हियर इज इट्स गोइंग टू मेक सोडियम इथॉक्साइड अगेन प्लस वाटर फॉर्म हो जाएगा यहाँ पे आपके पास, बिकॉज C डबल बॉन्ड OOH है। तो हाइड्रोजन की जगह आपका यू आर गेटिंग ONA, हाइड्रोजन यू विल गेट फ्रॉम द एसिड एंड OH फ्रॉम द बेस। सो आपको मिल जाएगा सोडियम इथॉक्साइड प्लस वाटर,
ऐसे अगर मैं कार्बोनेट्स की बात करूंगी तो कार्बोनेट तो हमें क्लियर है, सोडियम कार्बोनेट ले लो चाहे हाइड्रोजन कार्बोनेट ले लो, वी नो दैट इट विल ऑलवेज हेल्प इन रिलीजिंग द कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो मिल गया मुझे सोडियम एसिटेट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। ठीक है, दो रिएक्शन क्लियर हो गए हमें बेस के साथ। आपका जब भी इथेनोइक एसिड का रिएक्शन होगा अल्कोहल के साथ, what is going to happen in a presence of bit of acid, it will give you ester plus water। आप देखो CH3COOH, यहाँ पे आपका OH जाएगा आपके एसिड के साथ और हाइड्रोजन जाएगा आपके इथेनॉल के साथ। तो मैकेनिज्म खैर अभी नहीं है हमारे पास, ये हायर क्लासेस में होगा, बट अभी के लिए हम याद रखेंगे कि एस्टर, यहाँ पे CH3COO C2H5 मिल जाएगा आपको, जिसको हम इथाइल इथेनोएट भी बोलते हैं, प्लस वाटर। ठीक है, ये क्या एस्टर क्या है बेसिकली आपके पास? एस्टर जो है वो स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंसेस हैं जो परफ्यूम्स और फ्लेवरिंग एजेंट्स की तरह यूज। लेट अस अंडरस्टैंड द क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप बाय डूइंग एन एक्टिविटी। पहले सोप का स्ट्रक्चर समझते हैं। आपके पास जो सोप है दैट इज RCOONA, सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इसमें जो R वाला पार्ट है आपकी कार्बन चेन है वो बेसिकली होगी आपकी हाइड्रोफोबिक इन नेचर होगी, नॉन पोलर इन नेचर होगी। देखो उसमें कोई आइंस नहीं है, कोई चार्जेस नहीं है। जबकि जो आपका ONA वाला पार्ट है वो O नेगेटिव Na पॉजिटिव है, तो वो पोलर एंड है आपका। पोलर एंड है तो वो हाइड्रोफिलिक इन नेचर भी होगा। हाइड्रोफिलिक का मतलब है कि वो इजीली वाटर से अट्रैक्टेड हो जाएगा। नाउ यू कैन सी द ऑयल एंड वाटर एज सच दे आर नॉट गोइंग टू मिक्स विद ईच अदर। आप देख रहे हो ऑयल सेपरेट हो गया वाटर से, दे डोंट गेट मिक्सड। बट द मोमेंट यू एड द सोप और डिटर्जेंट टू इट, दे आर गोइंग टू गेट मिक्सड बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ मिसल्स। तो पोलर एंड जो है वो आयनिक एंड वाटर की तरफ अट्रैक्ट हो गया, और जो नॉन पोलर एंड है आपका दैट इज योर R, नॉन पोलर एंड था, वो डर्ट की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा। इसका मतलब वो ऑयल और डर्ट को इजिली कलेक्ट कर सकता है। जो आयन्स बाहर की तरफ हैं आपके, वो आयन आयन रिपल्शन कर रहे हैं, इसलिए आप इसको इमल्शंस भी बोल सकते हो। तो बिकॉज ऑफ दिस इमल्शन फॉर्मेशन और मिसल फॉर्मेशन, व्हाट इज गोइंग टू हैपन, योर ऑल डर्ट और ऑयल गेट्स कलेक्टेड टुवर्ड्स द नॉन आयनिक एंड ऑफ द सोप। अब इसको इजीली आप रिमूव कर सकते हो बाय रिंसिंग इट विद वाटर, बाय यूजिंग अ वॉशिंग मशीन। दैट्स द क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप। अब सोप्स और डिटर्जेंट्स का कंपैरिजन देखते हैं। सोप्स आपके पास जो है दे आर वेरी गुड एंड वेरी इफेक्टिव इन द सॉफ्ट वाटर, बट हार्ड वाटर में दे विल नॉट फॉर्म द फोम। फोम इज बेसिकली द जाग, राइट? प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन हो जाएगी इसकी, बिकॉज हार्ड वाटर में कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस होते हैं। तो आपने क्लिंजिंग एक्शन ऑफ सोप देखा, आपने मिसल फॉर्मेशन देखा, यू हैव सीन हाउ इट रिंसेस द डर्ट अवे, but only in the soft water it is effective. That is mostly you will see the soap is used for the bathing purpose. But when it comes to detergents आपके basically जो हैं वो सल्फोनिक सॉल्ट के सोडियम सॉल्ट्स होंगे। जैसे वहाँ पे RCOONA था, यहाँ पे RSO3Na हो जाएगा in case of detergents. So they are better cleansing agents as compared to soaps, because वो हार्ड वाटर से भी कंबाइन कर जाएंगे और सॉफ्ट वाटर के साथ भी कंबाइन कर जाएंगे। बट ऑफकोर्स दोनों में डिफरेंस रहेगा। अब जब मैं सॉफ्ट वाटर की बात कर रही हूँ तो फोम फॉर्मेशन बहुत अच्छी होगी, बहुत अच्छी झाग बनेगी डिटर्जेंट के साथ। स्कम फॉर्मेशन नहीं होगी। स्कम बेसिकली इज द रेजिड्यू फॉर्म नहीं होगा सॉफ्ट वाटर के साथ, और क्लिंजिंग एक्शन ऑफकोर्स इफेक्टिव रहेगा। बट हार्ड वाटर की जब मैं बात कर रही हूँ, जब मैग्नीशियम कैल्शियम की इम्प्योरिटीज़ रहेंगी, तो आपके जो डिटर्जेंट होगा उसके ये जो सोडियम पोटेशियम है इसमें, दे विल कंबाइन विद द मैग्नीशियम एंड कैल्शियम सॉल्ट्स, therefore रिजल्टिंग इन फॉर्मेशन ऑफ द स्कम। तो रेजिड्यू रह जाएगा इसमें, क्लिंजिंग एक्शन इतना अच्छा नहीं होगा, ऑल्दो हो पाएगा, और फोम भी जो है, झाग जो है वो लिमिटेड अमाउंट में प्रोड्यूस हो पाएगी इन केस ऑफ योर डिटर्जेंट्स। सो दिस वाज द लास्ट लीप ऑफ द चैप्टर। Now we have already understood the role of carbon from the starting of the chapter, and we have understood the versatility. हमें समझ आ गया कि ये जो हमारा हीरो है ये versatile क्यों है, because of the major reasons you have discussed of catenation and tetravalency and small size of it. That's it for now. Keep revising the chapter. Thank you. Bye bye.